प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी विश्वामित्र में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवित छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कवित छंद है, इसके जो लक्षण है वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहली बात कि कवित छंद है ये अपने आप में वर्णिक छंद है, और वर्णिक छंद के अंदर जो भाग किए जाएं तो ये अपने आप में वर्णिक दंडक छंद है। आपको पता ही होगा कि वर्णिक छंदों में यदि 26 वर्ण या 32 से अधिक मात्रा हो जाए, इनमें से जो भी हो जाए तो वो अपने आप में कैसा छंद हो जाता है? दंडक हो जाता है। और इससे नीचे जो होता है वो क्या रहता है? साधारण रहता है। तो इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, यानी कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, और 31 वर्ण जो हैं वो 26 वर्ण से ज्यादा हैं। ज्यादा होने के कारण ये क्या रहेगा? दंडक रहेगा। और 26 से कम होते तो ये अपने आप में साधारण होता। नेक्स्ट बात, कवित छंद ही एक ऐसा छंद है जिसके चरणों में गण का नियम लागू नहीं होता, यानी इसमें गण नहीं होंगे, सिर्फ वर्णों की ही गणना की जाएगी। नेक्स्ट बात इसमें कि कवित छंद के प्रत्येक चरण में यति जो होती है वह क्रमशः 8, 8, 8 और 7 पर होती है, अथवा 16 और 15 वर्ण पर होती है। यह आपको विशेष तौर पर याद रखना है। कवित छंद को मनहरण या घनाक्षरी के नाम से भी जाना जाता है। कवित छंद का जो विशेष नियम है कि इसके अंदर गण के नियम लागू नहीं होते, इसके साथ साथ इसमें लघु और गुरु वर्ण के नियम भी लागू नहीं होते, परंतु हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक चरण का जो अंतिम वर्ण है वह गुरु होना चाहिए। उसके अतिरिक्त इसमें लघु गुरु के अन्य नियम लागू नहीं होंगे, यानी प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। इसके अतिरिक्त लघु गुरु के जो नियम है वो इसमें लागू नहीं होते। तो ये था अपना कवित छंद। इसी छंद को हम एक उदाहरण के माध्यम से और फिर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी स्पष्ट करके देखते हैं। यहां आपके सामने मैंने कवित छंद का एक उदाहरण लिखा है, देखिए। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, सबु परिवार मेरो यही लगी राजा जो हो, दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतम की घर निजाओ तरनी तरेगी मेरी, गौतम की घर निजाओ तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से निषाद है के बाद न बढ़ई हो, तुलसी के ईस राम राव रोसो साची कहो, तुलसी के ईस राम राव रोसो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। तो ये तो था अपना एक उदाहरण। अब अपने इसमें गणना करके देखते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में क्या 31 वर्ण हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहली यति कितने पर हुई? 16 पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दूसरी 15 पर। तो 16 और 15 कितने होते हैं? 31। तो इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण ही होंगे। सभी गणना करके आप देख लें। दूसरी बात कि जो यति होती है वह 8, 8, 8, 7 पर होती है, अथवा वो 16 या 15 पर होती है। तो इस उदाहरण में अपने पास में जो यति है वह 16 और 15 पर हो रही है। यहां से लेकर के भी 16 है, और यहां से लेकर यहां भी कितने हैं? 15 है। उसके पश्चात नेक्स्ट बात थी अपनी कि इसके अंदर किसी भी लघु या गुरु का नियम लागू नहीं होता। बस एक मुख्य बात यह है कि प्रत्येक चरण का जो अंतिम वर्ण है वो अपने आप में गुरु होना चाहिए। देखते हैं, तो यहां पर ये देखिए आप, ये देखिए, तो ये सारे के सारे अपने आप में क्या हैं? गुरु वर्ण है। तो ये भी बात सही है। बाकी इसमें कोई नियम लागू नहीं होंगे, गण के नियम भी इसमें लागू नहीं होते।
तो ये था अपना कवित छंद, जिसको हमने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया। अब हम इसकी प्रश्नोत्तरी भी करके देख लेते हैं। कवित छंद की ये प्रश्नोत्तरी है, आइए कुछ सवालों के जवाब देके देखते हैं। कवित छंद किस प्रकार का छंद है? तो हमने अभी अध्ययन किया कि अपने आप में वर्णिक छंद है। अगर ये वर्णिक छंद है तो नेक्स्ट सवाल जो अपना आता है वो इस प्रकार से आएगा कि कवित छंद किस प्रकार का वर्णिक छंद है? तो कवित छंद अपने आप में दंडक प्रकार का छंद है, क्योंकि इसमें 26 से अधिक वर्ण है, 26 से अधिक वर्ण है प्रत्येक चरण में, इसलिए अपने आप में दंडक है। तीसरी बात कि कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो कितने कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? 31। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। उसके पश्चात कवित छंद के प्रत्येक चरण में यति कितने वर्णों पर होती है? तो 31 है, 4 का भाग दे दें, 8 चौका 32 होते हैं, लास्ट वाले में एक कम कर लें, यानी 4 का भाग देंगे तो 8, 8, 8 और 7, या इस प्रकार से भी हो सकती है। इन दोनों को जोड़ दें 16 और इन दोनों को जोड़ दें 15, तो यति क्रमशः 8, 8, 8, 7 या 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। कवित छंद के प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण कैसा होता है? हमें ये पता है कि कवित छंद में लघु या गुरु वर्ण नहीं होते हैं, ये नियम उसमें लागू नहीं होता है, फिर भी उसका अंतिम वर्ण कैसा होना चाहिए, ये एक नियम लागू होता है। तो कैसा होना चाहिए? गुरु, यानी बड़ा। नेक्स्ट सवाल अपना कि कवित छंद का अन्य नाम बताइए। तो अन्य नाम हमने अभी पढ़े थे कि इसे हम मनहरण या घनाक्षरी भी कहते हैं। उसके पश्चात अपना अंतिम सवाल, कवित छंद में गण का नियम लागू होता है या नहीं? तो गण का नियम कवित छंद में लागू नहीं होता। उल्टा ही पूछ सकते हैं, वह कौन सा वर्णिक छंद है जिसमें गण का नियम लागू नहीं होता? तो कवित। तो यहां उत्तर क्या आएगा अपना? नहीं, नियम लागू नहीं होता। तो ये था अपना कवित छंद। उम्मीद है कि यह अपने आप में स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आगे भी शेयर करें। निरंतर अध्ययनरत रहने के लिए आप अपने ही हिंदी चैनल हिंदी विद स्वामी सर को अभी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अध्ययन करते रहिए।